तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो विज्ञान और कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्यों के बीच का टकराव है, जिन पर यकीन करना सच में बहुत मुश्किल होता है। मतलब एक अस्पताल को ही ले लीजिए, ये पूरी तरह से विज्ञान, बायोलॉजिकल प्रक्रियाओं और तर्कों पर चलने वाली जगह है। हाँ, एक ऐसी जगह है जहाँ जीवन और मृत्यु को सिर्फ एक मेडिकल चार्ट पर दर्ज किया जाता है। सब कुछ बहुत ही नपातुला होता है। बिल्कुल। लेकिन तब क्या हो जब यही सख्त विज्ञान एक रोंगटे खड़े कर देने वाले खौफ, या कह सकते हैं सदियों पुराने विश्वासों के सामने घुटने टेक दे। आज का जो हमारा आधार है वो स्कैरी पंपकिन यूट्यूब चैनल की एक बेहद रहस्यमयी और डरावनी कहानी है। और हमारा मिशन इस कहानी के जरिए सिर्फ कोई भूतिया किस्सा सुनाना नहीं है। मैं कहूंगी कि इसके पीछे छिपे उन गहरे पहलुओं को उजागर करना ज्यादा जरूरी है, जैसे मॉर्चरी यानी शवगृह की असलियत, एक शापित चौथी खिड़की और न्याय की वो आस जो मौत के बाद भी खत्म नहीं होती। सही कहा। और अंतिम संस्कार का वो महत्व जिसे विज्ञान भी कभी नकार नहीं पाया। ये विरोधाभास ही मुझे लगता है इस पूरी चर्चा का सबसे आकर्षक पहलू है। असल में अक्सर डरावने किस्सों को सिर्फ एक कहानी या मनोरंजन तक सीमित कर दिया जाता है, लेकिन अगर थोड़ी गहराई में उतरा जाए तो ये कहानियां इंसानी मनोविज्ञान, हमारे सबसे गहरे डरों और समाज के अनसुलझे आघातों के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। हाँ, और आज के हमारे स्रोत ये दिखाते हैं कि कैसे एक इमारत का कोई निर्जीव हिस्सा, जैसे कि एक बंद खिड़की ही ले लीजिए, वो किसी भयानक अतीत का जीता जागता प्रतीक बन सकती है। बिल्कुल। और ये इस बात पर भी एक बड़ी बहस छेड़ता है कि क्या मौत के बाद भौतिक शरीर खत्म होने पर सब कुछ सच में खत्म हो जाता है, या फिर सम्मान और न्याय की कमी किसी ऊर्जा को इस भौतिक दुनिया में बांध कर रख सकती है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। इसकी शुरुआत बहुत ही क्लासिक तरीके से होती है। एक पुराना, आजादी से पहले बना जनपद सिविल अस्पताल शहर की भीड़भाड़ से थोड़ा दूर है, जिसकी इमारतें पीली पड़ चुकी हैं और छज्जे जगह जगह से टूटे फूटे हैं। अस्पतालों का डिजाइन अक्सर ऐसा होता है कि जीवन को सबसे आगे रखा जाता है, लेकिन मौत को हमेशा पीछे किसी अंधेरे कोने में धकेल दिया जाता है। हाँ, और इसी अस्पताल के सबसे सुनसान, अलग थलग हिस्से में है इसका शवगृह। यहीं पर एंट्री होती है डॉक्टर प्राची की, 32 साल की एक फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट। किताबों में तो उन्होंने शरीर विज्ञान को पूरी तरह से समझ लिया है, लेकिन असली और ठंडी लाशों से उनका ये पहला सीधा सामना है। जाहिर है, अंदर से घबराहट होना तो स्वाभाविक है। थ्योरी और प्रैक्टिकल में बहुत फर्क होता है। और यहीं उनकी मुलाकात रघु से होती है, जो पिछले 30 सालों से उस शवगृह का सहायक है। रघु का किरदार बहुत दिलचस्प है। रघु यहाँ किसी आम कर्मचारी का काम नहीं कर रहा है। ऐसे पुराने संस्थानों में हमेशा एक ऐसा व्यक्ति होता है जो वहाँ की दीवारों के हर राज को जानता है। रघु की कमर भले ही झुक चुकी है, लेकिन उसकी आंखों में जो अनुभव है, मैं मानती हूँ कि वो अनुभव किसी भी मेडिकल डिग्री से ज्यादा भारी होता है। बिल्कुल सही कहा। और उसी अनुभव के साथ रघु डॉक्टर प्राची को एक बहुत ही अजीब सी चेतावनी देता है। शवगृह में कुल 4 खिड़कियां हैं। रघु कहता है कि बाकी 3 खिड़कियां खोलनी हो तो बेझिझक खोल लेना, पर चौथी खिड़की को कभी छूना मत। अगर किसी नई नौकरी के पहले दिन कोई ऐसी बात कहे तो शायद कोई भी अपना इस्तीफा उसी वक्त दे दे। सच में। और रघु का एक संवाद तो बहुत ही अजीब है। वो कहता है, यहाँ जो आता है वो हंसता है, फिर एक दिन चुपचाप चला जाता है। ये संवाद सिर्फ डराने के लिए नहीं है। लोक कथाओं और पुरानी इमारतों की किंवदंतियों का अगर अध्ययन किया जाए तो रघु जैसे लोग लोक कथाओं के रक्षक या गार्डियंस ऑफ फोकलोर कहलाते हैं। वे उन अलिखित नियमों के गवाह होते हैं जो किसी भी सरकारी मैनुअल में नहीं लिखे होते। और जब वो चौथी खिड़की को न छूने की बात करता है तो वो एक अदृश्य सीमा रेखा खींच रहा होता है, हमारी जानी पहचानी दुनिया और उस अज्ञात अंधेरे के बीच की। लेकिन डॉक्टर प्राची तो विज्ञान और तर्क के चश्मे से दुनिया को देखती हैं। ऐसे में ऐसी चेतावनियों पर यकीन करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल रहा होगा। यही तो सबसे बड़ा टकराव है। जो नए लोग सिर्फ तथ्यों और सबूतों पर भरोसा करते हैं, उनके लिए इन अदृश्य दीवारों को मानना आसान नहीं होता। हर पुरानी इमारत की अपनी एक मेमोरी या याददाश्त होती है, जिससे रघु जैसे लोग संजो कर रखते हैं। जब आधुनिक विज्ञान इस पुरानी मेमोरी से टकराता है तो अक्सर तबाही होती है। पर शायद इसी विज्ञान के चश्मे और अति आत्मविश्वास की वजह से एक बहुत खौफनाक घटना पहले ही घट चुकी थी।
स्रोतों से पता चलता है कि रघु की वो चेतावनी हवा हवाई नहीं थी। मतलब वो खिड़की पहले भी किसी की जान ले चुकी थी। हाँ, 6 साल पहले इसी अस्पताल में डॉक्टर जोशी नाम के एक बेहद काबिल डॉक्टर थे। वो विज्ञान पर इतना भरोसा करते थे कि अंधविश्वास जैसी चीजों का सीधे मजाक उड़ाते थे। लेकिन एक रात अपनी नाइट ड्यूटी के दौरान सिर्फ एक सिगरेट पीने के लिए उन्होंने उस नियम को तोड़ा और वो चौथी खिड़की खोल दी। नियम तोड़ना तो हमेशा हॉरर विधा का एक अहम हिस्सा रहा है। ये मानवीय जिज्ञासा का प्रतीक है, जहां इंसान ये देखना चाहता है कि मना की गई चीज के पीछे आखिर है क्या। पर यह जिज्ञासा डॉक्टर जोशी पर बहुत भारी पड़ गई। उस वक्त वहां से गुजर रही सीनियर नर्स कविता ने जो देखा वो सच में रूह कपा देने वाला था। क्या देखा उसने? खिड़की खुलते ही बाहर से एक अजीब सा धुंधला धुआं अंदर आया और डॉक्टर जोशी किसी अदृश्य चीज को देखकर सदमे में बुत बनकर खड़े रह गए। उनके चेहरे पर ऐसा भयानक डर था जैसे कुछ ऐसा देख लिया हो जिसका वजूद ही नहीं होना चाहिए। उन्होंने तुरंत अपना ट्रांसफर मांग लिया। ये तो बहुत ही गहरा आघात लगता है। बात यहीं खत्म नहीं होती। ट्रांसफर मंजूर होने से ठीक 2 हफ्ते पहले उनकी लाश उसी चौथी खिड़की के ठीक नीचे मिली। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि उनके शरीर पर खरोच का एक भी निशान नहीं था। एक भी निशान नहीं? बिल्कुल नहीं, लेकिन आंखें पूरी तरह खुली थीं और चेहरे पर वही खौफ जमा था। अब मैं ये सोच रहा था कि क्या सिर्फ डर से किसी की मौत हो सकती है? क्या विज्ञान के पास इसका कोई स्पष्टीकरण है? मनोवैज्ञानिक नजरिए से इसे गहराई से समझा जा सकता है। ये इस बात का क्लासिक उदाहरण है कि जब किसी इंसान का दुनिया को देखने का नजरिया अचानक टूटता है तो उसका असर कितना विनाशकारी हो सकता है। मतलब उनका विज्ञान से भरोसा उठ गया था। हाँ, डॉक्टर जोशी का पूरा जीवन तथ्यों पर आधारित था, लेकिन उस रात उनका सामना एक ऐसी चीज से हुआ जिसे उनका विज्ञान समझा ही नहीं सकता था। मनोविज्ञान में से कॉग्निटिव डिसोनेंस यानी संज्ञानात्मक विसंगति का एक चरम रूप कहा जाता है। तो इसे ऐसे समझा जाए कि जब हमारा दिमाग जीवन भर किसी एक चीज को सच मानता है और अचानक कुछ ऐसा दिख जाए जो उस विश्वास को पूरी तरह से तोड़ दे, तो दिमाग उस झटके को बर्दाश्त नहीं कर पाता। जैसे कोई कंप्यूटर सिस्टम अचानक लोड बढ़ने से क्रैश हो जाए। बिल्कुल सटीक तुलना है ये। शरीर पर कोई चोट न होना ये दर्शाता है कि मौत किसी शारीरिक प्रहार से नहीं बल्कि एक शुद्ध अनियंत्रित मानसिक आघात से हुई। उनका दिमाग उस हकीकत को प्रोसेस ही नहीं कर पाया। जो लोग अनदेखी ताकतों का सबसे ज्यादा मजाक उड़ाते हैं, अक्सर वही सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि उनके पास उस अज्ञात को समझने का कोई मानसिक ढांचा नहीं होता। सही कहा। अब स्कैरी पंपकिन के उस वीडियो में एक हिस्सा है जो इस पूरे रहस्य को डरावने के साथ साथ बहुत दर्दनाक भी बना देता है। जब डॉक्टर प्राची इस राज की तह तक जाने की ठानती हैं, तो अस्पताल के प्रशासक डीन घोष उन्हें एक ऐसा सच बताते हैं जो किसी को भी विचलित कर दे। वो सच क्या था? पता चलता है कि 8 साल पहले निधि नाम की एक लड़की की लाश अस्पताल लाई गई थी। उसके साथ बहुत बेरहमी से बलात्कार और हत्या हुई थी। उसका चेहरा इतना बिगाड़ दिया गया था कि उसका अपना परिवार भी उसे पहचान नहीं सका। ये समाज का एक बहुत ही कड़वा और घिनौना सच है। अक्सर ऐसी कहानियों की जड़ में कोई बहुत बड़ा मानवीय अपराधी छिपा होता है। और सबसे दुखद बात यह थी कि बिना किसी अंतिम संस्कार के उसकी लावारिस लाश को उसी चौथी खिड़की के नीचे एक टेबल पर रख दिया गया था। उसके साथ जो अन्याय हुआ वो मरने के बाद भी खत्म नहीं हुआ। अगले ही दिन ऑन ड्यूटी डॉक्टर गायब हो गई और उसकी सिर्फ खून से सनी चप्पलें और कमर की बेल्ट उस खिड़की के नीचे मिली। और इसका शरीर कभी नहीं मिला? आज तक नहीं मिला। और तब से वो खिड़की हमेशा के लिए बंद कर दी गई। यहाँ आकर कहानी का दायरा बहुत बड़ा हो जाता है। निधि की ये कहानी अनसुलझे आघात या अनरिजॉल्व्ड ट्रॉमा का प्रतीक है। जब एक इंसान के साथ जीते जी इतनी बर्बरता होती है और मरने के बाद भी उसे एक सम्मानजनक विदाई नहीं मिलती, तो वो दर्द हवा में खत्म नहीं होता, वो किसी भयानक ऊर्जा में बदल जाता है। बिल्कुल। मनोवैज्ञानिक और ऊर्जा के दृष्टिकोण से देखें तो वो खिड़की सिर्फ ईंट और लोहे का ढांचा नहीं थी। वो निधि के अनकहे दर्द, उसकी तड़प और गुस्से का केंद्र बन गई थी। ये बात समझने में थोड़ी मुश्किल लग सकती है। क्या एक अकेली आत्मा या उस आघात का गुस्सा इतना बड़ा हो सकता है कि वो सालों तक एक पूरी जगह को शापित कर दे? अगर इसे गहरे नजरिए से देखा जाए तो जब व्यवस्था न्याय देने में पूरी तरह विफल रहती है और किसी को कोई क्लोजर नहीं मिलता, तो वो जगह उस अन्याय का स्मारक बन जाती है। जो डॉक्टर गायब हुई वो उसी संचित गुस्से का पहला शिकार हुई होंगी।
ये दिखाता है कि अन्याय का परिणाम अक्सर एक अंधे कुएं की तरह होता है जो अपने आसपास मौजूद हर चीज को निगलने लगता है। और ये बात कहानी के अगले हिस्से में पूरी तरह सच साबित होती है। डॉक्टर प्राची, जो इन पुरानी बातों से पूरी तरह अनजान थी, एक दिन एक छोटी सी गलती कर बैठती हैं। उन्होंने क्या किया? शवगृह में जगह कम होने की वजह से उन्होंने एक ताजा शव वाली टेबल अनजाने में उसी चौथी खिड़की के सामने रख दी। उस रात संयोग से अमावस्या थी, रात के 2 बज रहे थे। अचानक शवगृह की लाइटें टिमटिमाने लगी। अमावस्या की रात और नियम का टूटना। गहरी खामोशी को चीरते हुए लोहे की सलाखों पर उंगलियां रगड़ने की एक अजीब सी खड़खड़ाहट गूंजी। प्राची ने देखा कि मोटी लोहे की सलाखें धीमे धीमे मुड़ रही हैं। बाहर गहरी धुंध थी, उसमें एक पीली रोशनी तैर रही थी और अचानक आई ठंडी हवा से शव पर रखी चादर हवा में फड़फड़ाने लगी। हॉरर विधा में अमावस्या का इस्तेमाल बहुत आम है, लेकिन ये बेहद प्रभावी होता है। पुरानी लोक कथाओं के अनुसार इस समय भौतिक दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच का पर्दा बहुत पतला होता है। प्राची का अनजाने में नियम तोड़ना एक ट्रिगर था, और उस ट्रिगर ने उस रुकी हुई दबी हुई ऊर्जा को बाहर निकाल दिया। हाँ, सलाखों का मुड़ना और ठंडी हवा का आना उसी के संकेत हैं। प्राची ने अनजाने में ही उस दर्द को फिर से जगा दिया था। लेकिन इस गलती की कीमत प्राची को नहीं, बल्कि किसी और को चुकानी पड़ी। अस्पताल में अजय नाम का एक वार्ड बॉय था। वो काम में बहुत तेज था, पर नियमों को लेकर बहुत लापरवाह रहता था। उसे रघु की चेतावनियों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। ऐसे लापरवाह लोग ही अक्सर ऐसी कहानियों में सबसे पहले शिकार होते हैं। बिल्कुल। एक रात सफाई करते हुए उसने चौथी खिड़की की जाली पर जमा धूल साफ करने के लिए जैसे ही जाली को छुआ, उसे लगा जैसे शरीर में जोरदार करंट दौड़ गया हो। बाहर खड़ी नर्स कविता को खिड़की के पास एक ठंडी सांस का एहसास हुआ और रात 2:45 पर अजय की एक भयानक चीख गूंजी। ये बहुत ही खौफनाक है। जब कविता भागकर अंदर पहुंची, अजय फर्श पर मृत पड़ा था। आंखें फटी हुई थी और मुंह चीखने की मुद्रा में खुला हुआ था। और उसी वक्त कविता ने वहां एक लाल साड़ी पहने औरत की धुंधली आकृति देखी, जो पल भर में हवा में गायब हो गई। अजय की मौत इस कहानी का एक बहुत ही जटिल और दुखद पहलू है। मैं कहूंगी कि अगर डॉक्टर जोशी और अजय की मौतों को एक साथ रखकर देखा जाए तो ये स्पष्ट होता है कि निधि के आघात का जो गुस्सा है वो बिल्कुल अंधाधुंध है। मतलब उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला निर्दोष है या नहीं पड़ता। अजय एक निर्दोष व्यक्ति था जो सिर्फ अपना काम कर रहा था। लेकिन गहरे आघात की प्रकृति ही यही होती है। जब दर्द अपनी चरम सीमा पर होता है तो वो न्याय और अन्याय के बीच का फर्क भूल जाता है। वो सिर्फ किसी भी तरह बाहर निकलना चाहता है। ये तो बहुत डरावना है कि कोई बिना किसी गलती के सिर्फ गलत समय पर गलत जगह होने की वजह से मारा जाए। यही तो वो लाल साड़ी वाली आकृति दर्शाती है। वो सिर्फ एक आत्मा या भूत नहीं है, वो अधूरे न्याय का दृश्य रूप है जो खुद को बार बार दोहरा रहा है। अजय की लापरवाही ये भी दिखाती है कि हम अक्सर अपने आसपास मौजूद इतिहास और उसके छिपे हुए खतरों से कितने अनजान रहते हैं। बिना सोचे समझे पुरानी चीजों से छेड़छाड़ करना सच में भारी पड़ सकता है। अब कहानी वहां पहुंचती है जहां डर के आगे समाधान खोजना जरूरी हो जाता है। प्राची सिर्फ डरी नहीं, बल्कि उन्होंने तय किया कि इस रहस्य को हमेशा के लिए सुलझाना होगा। उन्होंने क्या कदम उठाया? प्राची विज्ञान की छात्रा होने के साथ साथ आध्यात्मिक चीजों में भी थोड़ा बहुत विश्वास रखती थी। अगली अमावस्या को उन्होंने डीन घोष की मदद से एक अनुभवी तांत्रिक बाबा महेश्वर नाथ को बुलाया। शवगृह में भस्म, लाल चंदन और मंत्रोच्चार के बीच प्राची ने जो किया वो बहुत ही दिलचस्प था। उन्होंने उस खिड़की के सामने एक कैमरा सेट कर दिया। ये सच में एक अद्भुत क्षण है। आधुनिक तकनीक और प्राचीन विश्वास का ऐसा मिलाप अक्सर देखने को नहीं मिलता। ये दिखाता है कि प्राची अभी भी पूरी तरह से अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को छोड़ नहीं पाई हैं। रात के 3 बजे खिड़की की भारी जंजीरें खड़की और कैमरे की स्क्रीन अचानक ब्लैंक हो गई। और तब निधि की आत्मा प्रकट हुई। उसकी त्वचा झुलसी हुई थी, कपड़े खून से सने थे। उसने जो कहा वो बहुत मार्मिक था। क्या कहा उसने? उसने कहा, मुझे न्याय दो, किसी ने मेरी चिता नहीं जलाई, मैं अधूरी रह गई। कांपते हुए प्राची ने हिम्मत जुटाई और वादा किया कि वो उसका अंतिम संस्कार करवाएंगी। किसी ने मेरी चिता नहीं जलाई। ये वाक्य इस पूरी चर्चा का केंद्र बिंदु है। मृत्यु के बाद के कर्मकांड सिर्फ अंधविश्वास नहीं है,
मनोवैज्ञानिक और सामाजिक स्तर पर अंतिम संस्कार एक व्यक्ति के जीवन को सम्मानजनक तरीके से पूर्ण करने की प्रक्रिया है। जब ये नहीं होता तो मृत व्यक्ति की गरिमा छिन जाती है। बिल्कुल, और समाज में भी एक गहरी बेचैनी रह जाती है। कैमरे का ब्लैंक होना ये दिखाता है कि कुछ चीजें आज भी हमारी तकनीक की पकड़ से बहुत बाहर हैं। प्राची का वो वादा एक इंसान का दूसरे इंसान के प्रति सबसे बड़ा धर्म था। लेकिन विज्ञान यहाँ पीछे नहीं हटा। प्राचीन ने अपना वादा सिर्फ तंत्र मंत्र से नहीं बल्कि अपने फोरेंसिक विज्ञान की ताकत से पूरा किया। डीएनए टेस्ट यहाँ सिर्फ एक बायोलॉजिकल टूल नहीं था बल्कि न्याय दिलाने का एक जरिया बन गया। उन्होंने डीएनए का इस्तेमाल कैसे किया? उन्होंने निधि के पुराने केस की फाइलें खुलवाईं, डीएनए और मेडिकल रिकॉर्ड्स खंगाले। सालों की मेहनत के बाद वो निधि के असली परिवार को खोजने में कामयाब रहीं। जब परिवार को सच पता चला तो वे रो पड़े। उन्होंने तो ये आस ही छोड़ दी थी कि उनकी बेटी को कभी शांति मिल पाएगी। ये बहुत ही भावुक कर देने वाला पल है। फिर बाबा महेश्वरनाथ ने आत्मा को शांत करने के लिए इस्तेमाल की गई भस्म को ही अस्थियां मानकर परिवार को सौंप दिया। गंगा के किनारे पूरे धार्मिक रीति रिवाजों से अंतिम संस्कार हुआ और इसके बाद वो चौथी खिड़की खुद ब खुद हमेशा के लिए बंद हो गई और वहां का खौफनाक माहौल पूरी तरह शांत हो गया। यही वो जगह है जहां विज्ञान और आध्यात्मिकता एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि पूरक नजर आते हैं। विज्ञान ने जहां पहचान स्थापित करने और परिवार को ढूंढने का काम किया, वहीं पारंपरिक अनुष्ठानों ने उस गहरे मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक घाव को भरने का काम किया। और भस्म को अस्थियों का रूप मान लेना ये दिखाता है कि हमारी मान्यताओं में भावना और नियत सबसे ज्यादा मायने रखती है। बिल्कुल, गंगा किनारे हुआ वो अंतिम संस्कार सिर्फ एक आत्मा की मुक्ति नहीं थी बल्कि उस पूरे अस्पताल के लिए एक क्लोजर था। इस पूरी घटना से एक बात पूरी तरह साफ हो जाती है कि मृत्यु के बाद का सम्मान मनुष्य के लिए कितना अहम है। न्याय न मिलने की तड़प एक निर्जीव ईंट पत्थर की दीवार में भी खौफ भर सकती है। डॉक्टर प्राची ने यह सिखाया कि सबसे डरावने सवालों के जवाब किसी हथियार या तावीज में नहीं बल्कि सहानुभूति और एक इंसान को उसका खोया हुआ सम्मान वापस दिलाने में छिपे होते हैं। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ। जब समाज किसी के साथ हुए अन्याय को स्वीकार करता है और उसका प्रायश्चित करता है तो शापित जगहें भी शांत हो जाती हैं। जो लोग भुला दिए जाते हैं उनका दर्द किसी न किसी रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता ही है। और इस चर्चा को समाप्त करने से पहले एक ऐसा नया विचार सामने आता है जो मौजूदा समय के हिसाब से काफी प्रासंगिक है। इस कहानी में अंतिम संस्कार और विदाई के मानवीय तरीकों ने एक आत्मा को शांति दिलाई, लेकिन आज के हमारे इस आधुनिक और पूरी तरह से डिजिटल हो चुके मेडिकल ढांचे पर अगर ध्यान दिया जाए, जहां मौतें सिर्फ सर्वर पर मौजूद डेटा पॉइंट बनकर रह गई हैं। ये एक बहुत ही डरावना सच है आज के समय का। मरीजों की फाइलें कंप्यूटर में बस एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में ट्रांसफर हो जाती हैं। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या हम उन मानवीय रीति रिवाजों और भावनात्मक विदाई के तरीकों को खोते जा रहे हैं जो इंसान को क्लोजर देते हैं? अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या भविष्य में हम एक नए तरह के डिजिटल आघात को जन्म नहीं दे रहे होंगे, जहां अनगिनत लोगों का अनकहा दर्द सिर्फ कंप्यूटर के ठंडे सर्वरों में हमेशा के लिए कैद रह जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए। ये सच में एक बहुत ही विचारणीय दृष्टिकोण है। तकनीक के इस तेज दौर में इंसानियत, सम्मान और भावनाओं का संतुलन बनाए रखना शायद हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। इस रहस्यमयी और गहरी चर्चा में शामिल होकर बहुत कुछ सोचने को मिला। अगली बार जब किसी पुरानी इमारत की खामोशी से सामना हो तो उसमें छिपी अनकही कहानियों को जरूर महसूस किया जा सकता है। बिल्कुल। आज की इस गहरी पड़ताल में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय के साथ।